नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यहाँ पे उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए लगातार वीडियो सीरीज देख रहे हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो अगला वीडियो आज देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया जिसके अंदर हमारे थे 7 मेंबर्स। ठीक है, और इसके BR अम्बेडकर साहब जो थे इसके अध्यक्ष चुने गए। बाकी के जो 6 सदस्य और रहे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, फिर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्तल और DP खेतान। ठीक है, तो इनके भी नाम ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित नहीं थे, तो B ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी हमारी, उसके सदस्य इनमें से कौन नहीं थे। तो अभी ऊपर आपके सदस्यों के नाम बताया गया है, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये सदस्य नहीं थे, तो D ऑप्शन जो है ये इसको करेक्ट करेंगे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी उसके सेशंस की बात हो रही है, तो टोटल यहाँ पे 11 सेशन, C ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगभग जो है कितना समय लगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय, तो A ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे हम। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार जो है कब हुआ था, तारीख आपसे पूछी जा रही है। तो बेसिकली जो हमने अडॉप्ट किया था, प्रीएम्बल में भी आपको मिलता है कि वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये 26 नवंबर 1949 की तिथि है, B ऑप्शन करेक्ट होगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, तो अभी बताया गया आपको, प्रीएम्बल ही अगर आपको याद होगा तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये डेट हमारी है 26 नवंबर 1949, तो A ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ। ठीक है, तो जो इफेक्ट में है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके कुछ अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे जब अडॉप्ट हुआ था, और बाकी संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमारा 26 जनवरी 1950 से जो है ये इफेक्ट में आया, तो D ऑप्शन जो है हम इसको चुनेंगे। अगला देखें, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हु इज़ कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें थोड़ा द्वंद्व रहता है इस क्वेश्चन में। अगर इन पर्सन बात की जाती है तो चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और मोस्टली जो रेजोल्यूशंस और ये सब चीज़ें आई वहाँ पे फ्रेम किया गया। ठीक है, तो इसलिए इनको ही बोला जाता है। परंतु अगर किसी ऑप्शन में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी मिले और BR अम्बेडकर का भी नाम मिले, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज़ करिएगा एज अ होल, कि संविधान सभा को, जो संविधान सभा थी उसने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो B ऑप्शन फिलहाल हम करेक्ट चूज करेंगे यहाँ पे। अगला देखिए, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर लॉ डे है ना, ये सब होता है 26 नवंबर को, तो D ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे। अगला देखें कि भारत का मूल संविधान जो है कहाँ पर प्रकाशित किया गया था। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम, ये उत्तराखंड में देहरादून में किया गया था, और उस समय में ये यूनाइटेड प्रोविंस था एक तरीके से कह लीजिए, तो D ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका जो हमारा कह लीजिए जो इसकी जिसमें पिक्चराइजेशन और ये सब जो कंपाइलेशन हुआ, इसको सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अरेंज किया था। और उससे पहले जो इसको हस्तलिखित किया गया था उनका नाम भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कैलीग्राफर जो रहे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, अगला देखें कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेरी या कह लीजिए प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, तो D ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी फिर परमानेंट जो हमारे रहे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के।
अगला देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। तो आज़ादी मिलने के पहले की इंटरिम गवर्नमेंट जो इंडिया में फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 से, ठीक है, 15 अगस्त तक चली, जो इसमें कुल मिला के 14 सदस्य थे। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, ठीक है। बेसिकली कमेटी के नाम से वैसे जानते हैं, मसौदा समिति, ठीक है। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो ऐसे कुछ कैटेगराइज्ड कमिटीज थी अलग अलग सब्जेक्ट पे, तो जिसमें कि जो हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, इसके जो चेयरमैन रहे ये जवाहरलाल नेहरू थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगला है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सदस्य कौन नहीं थे ये पूछा जा रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व या फिर अध्यक्षता की, ठीक है। तो जो हमारी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी इसके जो चेयरमैन थे हमारे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों के और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कमेटी के जो हमारे चेयरमैन रहे सरदार पटेल। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, ठीक है। लॉ मिनिस्टर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे लॉ मिनिस्टर थे B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट ये। अगला है कि स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे ये थे R.K. षणमुगम चेट्टी, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, ठीक है। तो जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ हमारा तो ये हुआ था वर्ष 1952 के अंदर। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था। तो जैसे हमारे कुछ जो ऐसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं या फिर थिंग्स हैं जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय गीत, तो यहाँ पे इन सब फैक्ट्स को याद करें, आपसे पूछा जाता है। तो उसी क्रम में जब देखें अगर हमारा जो नेशनल फ्लैग है आज के डेट में ये अडॉप्ट किया गया था हमारा 22 जुलाई 1947 को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक। तो जैसे हमारा ये फ्लैग है ट्राई कलर, तो बेसिकली ये 3:2 में होता है डिवाइडेड, ठीक है। तो ये अनुपात होगा। तो सी ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो जैसे ये बीच में हमारा सफ़ेद वाला पार्ट है, ठीक, यहाँ पे तो अशोक चक्र जो होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो ध्यान दीजिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र जो है किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा जो व्हील है जिसमें तीलियाँ अभी हमने देखी, तो ये दिखाता है सत्य के बारे में। अगला है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर या फिर अभिकल्पक था, ठीक है। तो इनका नाम था पिंगली वेंकैया। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ जो है वो कहाँ से लिया गया। तो नेशनल एम्बलम जो होता है अगर आपने उसको देखा हो तो उसमें मौर्य स्तंभ भी है जो उसकी कृति में आता है, और ये लिया गया है जो स्थित है सारनाथ के अंदर। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था, ठीक है। तो जो नेशनल एंथम हमारा है जन गण मन, तो यहाँ पे हिंदी वर्जन जो इसका अडॉप्ट किया गया था ये डेट है हमारी 24 जनवरी 1950। अगला देखिए कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, ठीक है। तो जन गण मन जो है हमारा 27 दिसंबर 1911 को जो हमारा ये कोलकाता का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसको सबसे फर्स्ट टाइम जो है गाया गया था। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो था भारत था, ठीक है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया था। ग्रेवनी लॉस्टन थे एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, ठीक है।
और इनका स्टेटमेंट ये था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियल वन पार्टी कंट्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इन्होंने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। अगला देखें, भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने बताया था, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश का ही लिखा हुआ है, अर्ध संघात्मक इसका होता है, ठीक है, क्वासी फेडरल का मतलब। और ऐसा स्टेटमेंट भारतीय संविधान के बारे में केसी वियर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इन्होंने दिया था। ये ध्यान दीजिएगा, ये नाम ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा था कि इट इज़ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अगला देखें, आसियान का गठन किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो एक संगठन है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, 10 मेंबर कंट्रीज़ का। और यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था 1967 में, और हेड क्वार्टर्स जो है इसके बैंकॉक, नहीं सॉरी, बैंकॉक में नहीं, बैंकॉक में तो इसको फाउंड किया गया था। हेड क्वार्टर्स हैं आपके जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला है कि वर्तमान में आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या, तो भी बताया आपको 10 देश हैं इसमें। और जिन 10 देशों में अगर आप नाम देखें आप, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अगला है कि आसियान का सदस्य देश इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ श्रीलंका का कोई काम नहीं है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पहला आसियान शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट आसियान का जो समिट हुआ था ये बाली, इंडोनेशिया में हुआ था, और ये ईयर जो था 1976, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखें कि IMF के कितने सदस्य देश हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमारा है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और एज ऑफ नाउ देखें तो 190 कंट्रीज इसके मेंबर नेशंस हैं, और इसका फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर 1945 में, ठीक। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखें कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी नवंबर 1945 में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले में है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। तो ये है आपका पेरिस के अंदर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस में। अगला देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन 1975 में स्टैब्लिश हुआ, और जिसका मुख्यालय है मैड्रिड में, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे गलत क्लिक हो गया, फिलहाल ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि राष्ट्रमंडल की स्थापना सर्वप्रथम 1926 में हुई थी, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो हेडक्वार्टर्स हैं लंदन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो यूरोपियन यूनियन देखते हैं आप आज की डेट में, अभी इसमें 27 मेंबर नेशंस हैं यूके के निकल जाने के बाद। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बेसिकली जो है, दिस इज इन ब्राज़ील्स, ठीक है, जो कि आपका कैपिटल है किसका, बेल्जियम का। अगला है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ओपेक बेसिकली हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये हमारा जो यूनाइटेड नेशंस का एक कह लीजिए प्रिंसिपल जुरिस्डिक्शन या जुडिशियल ऑर्गन है, ठीक है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी यहाँ पे जून 1945 में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो ये हेग में है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि G8 की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ हैं, इनकी स्थापना हुई हमारी 1975 में, जो उस टाइम के लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थे, जिसमें कि US है ना, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, ठीक। बाद में फिर यही चल के G8 बनता है। शुरू में तो 7 कंट्रीज़ ही थे, बाद में 8 बना, ये 1997 में जब रशिया ने ज्वाइन किया, ठीक, ऑफिशियली इसका सदस्य बना। बाद में फिर 2014 में रशिया ने जो यूक्रेन का एक ऑटोनोमस रीजन था क्रीमिया, इसका एनेक्सेशन कर लिया। तो उसके बाद जो है रशिया को इस ग्रुप से रिमूव किया गया है। तो अब फिर इससे ये जो है G7
के नाम से आप जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को भी। अगला देखिए, एपेक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, है ना, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखें कि नाटो की स्थापना जो है कब हुई थी। तो ये भी एक बेसिकली एक काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। और इसमें अभी लगभग 30 सदस्य हैं शायद, आप एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। फिलहाल इसके जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1949, ठीक है, अप्रैल 1949। और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्राज़ील्स में है, ये भी बेल्जियम में। अगला देखें कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं। इंडिया जो इसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को ऑर्गेनाइजेशन हमारा इंटरपोल में, वो CBI है, ठीक, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है ये लियोन में है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, इस्टेब्लिश हुआ था ये 1995 में। हेडक्वार्टर इसका है कहाँ हमारा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनीवा में, ठीक। और अभी एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो मेंबर नेशंस हैं इसके पार्ट 164, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल एक तरीके का ट्रेड वगैरह से संबंधित हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी आप पढ़िए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बी आंसर हमारा करेक्ट था। और आज की वीडियो में इतना ही। इन सब क्वेश्चंस को देखें आप, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।